गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं आपको टेक्सटाइल टर्मिनोलॉजी के बारे में बता रही हूँ। कुछ बच्चों ने लिखा मुझे, मैंने सोचा टेक्सटाइल टर्मिनोलॉजी को अब मैं ख़त्म कर दूँ, लंबी कहानी है। तो बच्चों ने मुझे कल कमेंट करके लिखा है, मैडम टेक्सटाइल टर्मिनोलॉजी का और भी सारे टर्म्स हैं वो भी हमें समझा दीजिए। तो आपकी बात को मानते हुए और जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आप अपने आप को सुविधाजनक समझें, उसी बात को ध्यान में रखते हुए आज मैंने टेक्सटाइल टर्मिनोलॉजी का जिसको हम आप कहते हैं ये टेक्सटाइल कहते हैं परिधान संबंधी पारिभाषिक शब्दावली है ना। शब्दावली, टर्मिनोलॉजी मतलब होता है पारिभाषिक शब्दावली, और टेक्सटाइल है तो परिधान से संबंधित है। समझ गए? तो पिछले 3 वीडियो में मैंने आपको टेक्सटाइल टर्मिनोलॉजी से संबंधित एक एक टर्म को डेप्थ में समझाया है। आज फिर मैं आपको समझाती हूँ आयरनिंग। प्रेस करना आप सब जानते हो, बहुत कॉमन टर्म्स है। प्रेस क्यों किया जाता है आपको सबको पता है, लेकिन उसका एक टर्म देखोगे तो कपड़े को जीवंत बनाने के लिए, उसमें जो तूड़ मुड़ हुई है, जो सिलवटें आई हैं, उनको खत्म करने के लिए और वस्त्र को जीवंत, आकर्षक और सुंदर बनाने के लिए प्रेस करने की प्रक्रिया, इस्त्री करने की प्रक्रिया आयरनिंग कहलाती है। समझ गए? क्या कहलाती है? आयरनिंग कहलाती है। मतलब वस्त्र पर ताजगी और नवीनता लाना। वस्त्र पर ताजगी और नवीनता, अंग्रेजी वाली छात्राएं समझें, न्यूनेस लाना, नवीनता लाना। क्योंकि जब आप वस्त्र धोते हो, सुखाते हो, तो तुड़ मुड़ जाते हैं, सिलवटें उसमें पड़ जाती हैं, लेकिन जब आप उसको प्रेस करते हो तो वापस उसकी चमक आ जाती है, उसमें नवीनता आ जाता है, उसमें ताजगी आ जाती है, और वैसे वस्त्र को आप पहनते हो तो आपका भी व्यक्तित्व खिल उठता है। नेक्स्ट है फिनिशेज, जिसको हिंदी वाली सब छात्राएं समझें। फिनिशेज, फिनिशेज मतलब क्या होता है? परिसज्जा। फिनिशेज मतलब होता है हिंदी में परिष्कृत करना। परिष्कृत करना, फिनिशेज परिष्कृत करना। परिष्कृति तो समझते हो आप लोग, मतलब वस्त्र को अंतिम रूप से परिसज्जा देना, जिससे कि वस्त्र में आकर्षण उत्पन्न हो जाए, वस्त्र सौंदर्यशाली हो जाए और वो मार्केट में बिकने लायक हो जाए। तो जो वस्त्र को सुंदर बनाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए प्रक्रिया की जाती है अंतिम रूप से, वह कहलाता है फिनिशेज। आप लास्ट में जब डेकोरेशन करते हो ना, तो कहते हैं एक बार फिनिशिंग कर देती हूँ, देख लेती हूँ। कपड़ा आप सिलाई करते हो तो बाद में जो धागे वागे होते हैं उसको काट करके हटा देते हो, प्रेस कर देते हो, अब वो कपड़ा आपका पहनने योग्य हो गया है, अब बाजार में बिकने लायक हो गया है। समझ गए? तो फिनिशेज भी आपको समझ में आ गया। वस्त्र पर अंतिम रूप से नवीनीकरण हेतु की जाने वाली प्रक्रिया, प्रोसेस, परिष्कृत उसको बोलते हैं हिंदी में। समझ गए बात को? इसके बाद आता है फायर प्रूफ। आप सब जानते हो, अग्नि सिद्ध, मतलब जो वस्त्र आग से नहीं जले, आग का उसका कोई इम्पैक्ट ना पड़े, दुष्प्रभाव उस पर ना पड़े, फायर प्रूफ कहलाता है। ऐसे वस्त्र प्रयोगशाला में अग्निशमन करने वाले, जो अग्नि को बुझाने वाले लोग होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनको फायर प्रूफ कपड़े पहनाए जाते हैं, दिए जाते हैं। कल भी मैंने बताया था, जब आपको टेक्सटाइल क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल बता रही थी, टेक्सटाइल फाइबर, तो मैंने बताया था एस्बेस्टस के बारे में। एस्बेस्टस एक ऐसा फाइबर है जो न तो आग से जलता है, न पानी से गलता है, न उस पर जंग का प्रभाव पड़ता है, न ही वो अम्ल और क्षार से
प्रभावित होता है। तो फायर प्रूफ मतलब वस्त्र को इस तरह से बनाना जो आग से ना जले। इसी प्रकार से जो बड़े बड़े टेंट लगाए जाते हैं शादी विवाह के अवसर पर या मीटिंग्स में, तो जो उस समय पर्दे लगाए जाते हैं वो ऐसे पर्दे होते हैं या उस तरह से जो टेंट लगाए जाते हैं वो फायर प्रूफ होते हैं कि आग लगने के बाद भी वो नहीं जले और वहाँ जो भी लोग मीटिंग से बैठे हैं, जो शादी विवाह के अवसर पर बैठे हैं, वो सुरक्षित निकल जाए। ठीक है। नेक्स्ट आता है वाटर प्रूफ, पानी से पानी सिद्ध, जल सिद्ध। आप सब जानते हो हम लोग छाता लगाते हैं, रेनकोट पहनते हैं बरसाती, जहाँ पर ज़्यादा बारिश होता है, जैसे आसाम में, आसाम का चेरापूंजी में या हिमाचल प्रदेश में या जहाँ कहीं भी बारिश, जहाँ ज़्यादा बारिश होता है और लोगों को काम पर जाना पड़ता है, अगर वो ऐसे कपड़े पहन के जाएंगे तो गीले हो जाएंगे, भीग जाएंगे, उनको काम करने में दिक्कत आएगी। लेकिन अगर वो छतरी का उपयोग करते हैं, बरसाती का उपयोग करते हैं, तो पानी से उनका ना तो बदन गीला होता है और ना ही उनका वस्त्र गीला होता है। तो वो वैसे वस्त्र जो जल सिद्ध हो। एक होता है रस्ट प्रूफ, मतलब जंग प्रूफ, जिसमें जिन वस्त्रों पर जंग ना लगे। अक्सर आप देखते हो लोहे की तारों पर हम डाल देते हैं अपने कपड़े को, तो उस पर जंग लग जाता है, लगता है जंग, दाग लग जाते हैं जंग के। तो वस्त्र पर ऐसी परिसज्जा की जाती है ताकि उस पर जंग नहीं लगे। और इसके बाद इंसेक्ट एंड माउथ प्रूफ, कीड़े मकोड़े से बचाव होती हूँ, है ना। कीड़ा सिद्ध मतलब जिस पर किसी कीड़े का, फफूंद का, बैक्टीरिया का, मौत का, मोल्ड का, किसी भी प्रकार के कीड़े मकोड़े से वस्त्र को हानि नहीं हो। बरसात के मौसम में अक्सर जहाँ ज़्यादा बारिश होता है वहाँ आप देखती हैं कि कपड़े अगर नहीं सुखाते हैं और गीले रख देते हैं तो उसमें फफूंद लग जाता है और कपड़े वहीं से गलने शुरू हो जाते हैं, काले काले फफूंद लग जाते हैं। और कई वस्त्र ऐसे होते हैं जिनमें छोटे छोटे एकदम सिल्वर एकदम चमकीले चमकीले होते हैं, एकदम चांदी की तरह, और छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं। वो ऊनी के वस्त्रों को, रेशमी के वस्त्रों को ऐसे खा जाते हैं जैसे वो बीका जी के भुजिया खा जाते हैं अपन लोग। तो रेशमी वस्त्रों को और ऊनी वस्त्रों को बड़े आसानी से खा जाते हैं। तो उनसे जब, चूंकि ऊनी वस्त्र, रेशमी वस्त्र या कोई भी कपड़ा आप खरीदती हैं, कोई भी कपड़ा पहनती हैं, महंगे होते हैं। और वैसे महंगे कपड़े को अगर हम थोड़ी सी लापरवाही करते हैं, ठीक प्रकार से उसको सहेजते नहीं हैं, रखते नहीं हैं, तो कपड़ा क्या होता है, वहीं से खराब हो जाता है, कीड़े मकोड़े खा जाते हैं। तो उससे बचाव के लिए जब उसकी फिनिशिंग करते हैं, उसकी परिसज्जा करते हैं वस्त्र की, तो इंसेक्ट एंड माउथ प्रूफ चीज़ों को डाल देते हैं, ऐसे केमिकल्स को डाल देते हैं जिसके कारण इंसेक्ट्स, मॉथ्स, बैक्टीरियाज, फफूंद कुछ भी उस वस्त्रों पर आकर्षित नहीं होते हैं और उनको डैमेज नहीं करते हैं। तो जब वस्त्र को हम तैयार करते हैं और अंतिम रूप से उसका फिनिशिंग करते हैं, तब ये इस तरह की परिसज्जा दी जाती है इंसेक्ट एंड मॉथ प्रूफ की। इसके बाद आता है रिंजिंग। आप सब जानते हो वस्त्र को हम खंगालते हैं 1 बार, 2 बार, 3 बार, जब तक कि उस पर जो लगा हुआ साबुन है या सर्फ है बाहर नहीं निकल जाए। अगर सर्फ या साबुन ठीक प्रकार से वस्त्र से ना निकलता है तो क्या होता है, बदबू भी उसमें आती है, सर्फ की, साबुन की बदबू आती है, और वो केमिकल उसके अंदर रह जाता है साबुन का, वो भी धीरे धीरे वस्त्र को डैमेज करता है, पहनने वाले को भी मजा नहीं आता है। इसलिए वस्त्र को हम खंगालते हैं। तो खंगालने की क्रिया रिंजिंग कहलाती है। अंग्रेजी में उसको रिंजिंग बोलते हैं, हिंदी में खंगालना कहते हैं। वस्त्र को सुखाने से पहले अंतिम रूप से पानी में डुबोकर निचोड़ने की प्रक्रिया खंगालना कहलाती है। इसके बाद आता है ब्लॉक प्रिंटिंग, ठप्पा छपाई। छोटे छोटे ठप्पे विभिन्न प्रकार के डिजाइन में बने रहते हैं, और मैं आपको बताऊंगी, आज तो मैंने नहीं पहना है, कल मैं सूट पहनूंगी तो बताऊंगी कि उसमें ठप्पा छपाई के द्वारा उसको डिजाइन तैयार किए जाते हैं वस्त्रों पर। सांगानेरी प्रिंट में मेनली ठप्पा छपाई का ही उपयोग किया जाता है। डिफरेंट टाइप के उसमें छोटे छोटे लकड़ी के ब्लॉक बने होते हैं, उसमें डिजाइन बनी होती है। उस लकड़ी, जैसे आप मुहर मारते हो कॉलेज में या स्कूल में, तो मुहर मारते तो छप जाता है, उसी तरह से लकड़ी के ठप्पे बने होते हैं, रंग में उसको डुबाते हैं और फिर लकड़ी और इस तरह से डालते चले जाते हैं, तो ब्लॉक प्रिंटिंग कहलाता है। ठीक है। इसके बाद एक आता है अपहोल्स्ट्री। अभी आया था पेपर में,
बच्चों ने देखा होगा अपहोल्स्ट्री किसको कहते हैं? तो फर्नीचर ढकने की जो वस्त्र होता है जिससे हम फर्नीचर ढकते हैं, जैसे सोफा ढको आप, कुर्सियां ढको आप, तो ये सब अपहोल्स्ट्री के अंतर्गत आता है। क्या आता है? अपहोल्स्ट्री। कौन सा वस्त्र? फर्नीचर ढकने का वस्त्र को हम कुल मिलाकर के अपहोल्स्ट्री बोलते हैं। स्टीपिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं विमंजन। स्टीपिंग, विमंजन। विमंजन क्या चीज है? कुछ वस्त्र ज्यादा गंदे होते हैं जिन्हें साबुन और पानी में मिला करके उस फुलाते हैं थोड़ी देर के लिए। मशीन में भी ये प्रक्रिया रहती है कि 20 मिनट या 40 मिनट तक के लिए मशीन में आप डाल दो साबुन और पानी के साथ, थोड़ा देर तक वस्त्र फूलेगा और फूलने के बाद उसकी जो गंदगी होगी ऑटोमेटिक बाहर निकल जाएगा और फिर जब धोएंगे तो धोने में आसानी होती है। ये हमारी दादी नानी और हमारी माँ भी करती थी कि थोड़ा देर पहले जो गंदे कपड़े हैं उसको थोड़ा 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा पहले पानी और साबुन में डाल देती थी थोड़ा देर बाल्टी में। जब वो फूल जाता था फिर उसको रगड़ करके ब्रश से, हाथ से, जैसे भी है उसको रगड़ करके हम साफ कर लेते थे। तो ये खास करके विमंजन की क्रिया सूती वस्त्रों में की जाती है। अगर आप रेशमी वस्त्रों में करोगे तो रेशमी वस्त्र डैमेज हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, नहीं की जाती है। आपको पता है रेशमी वस्त्रों को हम हमेशा ड्राई क्लीनिंग करते हैं। तो जो कपड़े खास करके छोटे बालक हैं उनके कपड़े तेल से गंदे हो जाते हैं, या प्रसूता स्त्री है मालिश होती है तो कपड़े गंदे हो जाते हैं, या वृद्धजन जिनके मालिश वाले कपड़े हैं वो गंदे हो जाते हैं, तो उनको धोने से पहले, उस समय धोओगे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा साबुन लगाना पड़ता है, तब उसको स्टीपिंग के माध्यम से विमंजन की क्रिया के द्वारा गंदगी को पानी में ऑटोमेटिक घुल जाता है। वस्त्र को जब आप साबुन पानी में डालते हो, साबुन पानी के घोल में, तो वो फूल जाता है, गंदगी काफ़ी हद तक उसमें से निकल जाती है और फिर थोड़ा मसल करके निकालते हैं तो वो साफ हो जाता है। इसके बाद आता है डिस्चार्ज प्रिंटिंग। डिस्चार्ज प्रिंटिंग का मतलब होता है रंग को विरंजित कर रंगाई करना। डिस्चार्ज प्रिंटिंग इसको बोलते हैं रंग को विरंजित कर रंगाई करना। मतलब कोई रंग पहले से डला हुआ है, मान लो कि काला रंग यहाँ है ना, या लाल रंग है, इसको इस रंग को हटा करके उसके ऊपर फिर हम जब कलर करते हैं तो वो कहता है डिस्चार्ज प्रिंटिंग कहलाती है। इसके बाद आता है रेजिस्ट प्रिंटिंग, अवरोधक छपाई। बाटिक छपाई भी एक प्रकार का अवरोधक छपाई ही है, रेजिस्ट प्रिंटिंग। तो इसमें किसी भी माध्यम से जहां पर हमें रंग नहीं पहुंचाना है कपड़ों में, जहां रंगाई करनी है, जहां हमको कपड़े पर रंग नहीं पहुंचाना है, वहां पर किसी भी माध्यम से, चाहे प्लास्टिक रख दो या बांध के कर दो या वहां पर मिट्टी का लेप लगा दो, किसी भी माध्यम से रंग को वहां तक नहीं पहुंचने देना है और जहां डिजाइन है वहीं पर रंग को पहुंचाना है, उसको कहते हैं रेजिस्ट प्रिंटिंग। समझ गए? अवरोधक छपाई। मान लो कि डिजाइन आपने बनाया, ठीक है, बता देती हूँ थोड़ा सा। मान लो आपने ये डिजाइन बनाई, अब ये डिजाइन में आपको इसको रेड से रंगना है, इसको रेड से रंगना है, इसको और इसको येलो से रंगना है, और आपका ये वाइट कपड़ा है, ठीक है। तो आपको पता है कलर की टेंडेंसी होती है लाइट टू डार्क जाने की। सफेद कपड़े पर तो कोई सा भी रंग चढ़ सकता है, लेकिन येलो पर सफेद तो नहीं चढ़ेगा ना? चढ़ेगा? बताओ। रेड पर सफेद चढ़ेगा? नहीं चढ़ेगा। रेड पर ब्लैक चढ़ सकता है लेकिन रेड पर येलो नहीं चढ़ेगा। तो जहां पर हमको येलो रखना है, मान लो इस एरिया को हमको येलो रखना है, इस एरिया को हमको येलो रखना है, इसको हमें रेड रखना है, ये वाली रेड रखना है, अब बीच वाला हमको येलो रखना है या ग्रीन रखना है, ठीक है। इसी तरह से इसमें भी बीच वाला एरिया येलो रखना है, इसको रेड रखना है, बीच वाला एरिया हमको येलो रखना है और इसको रेड रखना है। तो हम क्या करते हैं कि जहां पर हमको येलो रखना है इसको येलो कलर से कलर कर देंगे, ठीक है, और जो रेड वाली एरिया है उसको रेड से करेंगे। तो इसके लिए जो येलो वाला एरिया है इसको क्या करेंगे, इसको हम किसी चीज़ से, अवरोधक चीज़ से, जब पीला रंग हो जाता है तो इसको हम कर देते हैं अवरोध, उस पर लगा देते हैं, चाहे मिट्टी का लेप लगा दो
या किसी और चीज़ का लेप लगा दो, या कोई और केमिकल का लेप लगा दो, कैसे भी लगा दो, या इतनी एरिया को प्लास्टिक से बांध दो, तो रेजिस्ट प्रिंटिंग कहलाती है, अवरोधक छपाई कहलाती है। समझ गए बात को। इसके बाद आता है बाटिक। बाटिक छपाई आप लोग सब पढ़े होंगे, स्कूल में पढ़ाए होंगे, कॉलेज में भी मैडम पढ़ाई होंगी आपको जब आप तैयारी कर रही हैं। तो बाटिक प्रिंटिंग में क्या होता है, जो भी डिजाइन बाटिक कला के लिए हम यूज में करते हैं उसमें अवरोधक के रूप में वैक्स का उपयोग किया जाता है। वैक्स का, मोम के द्वारा जिस एरिया को हमको रंगना नहीं है वहां पर मोम का लेप लगा दिया जाता है। इसमें दो प्रकार के मोम का उपयोग किया जाता है। एक होता है पैराफिन वैक्स, और दूसरा होता है बीज वैक्स, मधुमक्खी वाला बीज वैक्स। एक पैराफिन होता है, दूसरा मधुमक्खी वाला मोम होता है। इन दोनों का उपयोग करके, और जहाँ पर हमको जिस डिज़ाइन पर हमको कलर नहीं देना है, नहीं चढ़ाना है, वहाँ पर हम वैक्स से उस एरिया को पिघला करके और ढक देते हैं, कवर कर देते हैं ब्रश से। और फिर उसकी हम करते हैं क्या, जब हम कलर करते हैं फिर रंगों में डुबोते हैं, तो उसको कहते हैं बाटिक कला, बाटिक प्रिंट। एक आता है बंधेज। मैंने पहले भी बताया था, कई बार बता चुकी हूँ। बंधेज में होता क्या है, बांध करके, जैसे कोई भी कपड़ा है, ये कपड़ा है मान लो, है ना, इस कपड़े पर डिजाइन बना लेते हैं। पहले बिंदी बिंदी डिजाइन बना लिया, यहाँ पर बिंदी बिंदी डिजाइन बना लिया, यहाँ पर बना लिया, और यहाँ पर बना लिया, ठीक है। और जिसको हमें बांधना है, जिसको हमें रंगना है, उसको हम क्या करते हैं, छोटी छोटी बिंदियों को हम, जैसे ये मान लो हमारा कपड़ा है, इस कपड़े को हम ऐसे उठा करके और फिर बांधते चले जाते हैं धागे से। क्योंकि धागे से बांधते हैं इसलिए इसका नाम, इस कला का नाम बांधनी कला है, बंधेज है, राजस्थान का फेमस है। अभी मैं पहनी नहीं हूँ, मेरे पास अभी है नहीं, फिलहाल पास में भी नहीं दिख रहा है, तो मैं आपको दिखा देती। तो बंधेज रंग से, बंधेज के द्वारा विभिन्न रंगों से, चटकीले भड़कीले रंगों से वस्त्र तैयार किए जाते हैं और इसकी मार्केटिंग की जाती है। जबरदस्त इसकी मार्केटिंग है, पूरे वर्ल्ड में इसकी ज़्यादा यूज किया जाता है। बेडशीट तो देखो, तकिया का कवर, सलवार सूट, दुपट्टा, जेंट्स का पगड़ी, और इवन जो शर्ट्स हैं, लड़के शर्ट्स पहनते हैं, तो वो भी इसके बंधेज रंग से तैयार किए जाते हैं। दुल्हन के कपड़े, लहंगा, ये सारे चीज़ें आप देखोगे तो बंधेज रंग से, बंधेज कला के द्वारा जो रंगाई की जाती है उसके माध्यम से बने वस्त्र को लोग ज़्यादा यूज करते हैं। और ख़ास करके राजस्थान में जो अभी सावन का महीना होता है, तो लहरिया, जो लहर कहते हैं लहरिया, उसमें क्या होता है, डायगोनल डिजाइन होती है, तिरछे तिरछे, जैसे ये है ना कपड़े, इसको तिरछे तिरछे बांध देते हैं तो लहरिया आ जाती है, उसको लहरिया बोलते हैं। कई प्रकार के डिजाइन, जिस प्रकार का डिजाइन आप बांधना चाहते हो उस प्रकार का डिजाइन आप बंधेज रंग से बांध सकते हो। इसके बाद आता है शोधक पदार्थ, क्लीनिंग एजेंट। क्लीनिंग क्लीनिंग एजेंट, हिंदी वाली छात्राएं समझे, शोधक पदार्थ। शोधक पदार्थ मतलब कोई भी, चाहे साबुन हो, चाहे सर्फ हो, किसी प्रकार का ईजी हो, जो मैल हटाने के लिए, वस्त्र पर से मैल हटाने के लिए जिन पदार्थ का उपयोग किया जाता है, धोने के काम में लिया जाता है, वो कहलाता है क्लीनिंग एजेंट। वस्त्र को धोने के लिए जो भी सर्फ या साबुन आप यूज में करते हैं, निरमा करते हैं, रीन करते हैं, जो भी आप यूज में करते हो उसको कहते हैं हम शोधक पदार्थ। समझ गए, टर्म समझ में आ गया क्या है शोधक पदार्थ? सर्फ या साबुन जो आप मैल हटाने के लिए वस्त्र पर से उपयोग में लेते हैं, वो शोधक पदार्थ कहलाता है। इसके बाद आता है स्टिफनिंग एजेंट। कड़ापन देने वाले पदार्थ, कड़ापन देने वाले पदार्थ
स्टिफनिंग एजेंट इसको बोलते हैं, स्टिफनिंग एजेंट। ये क्या चीज होता है, कब देते हैं स्टिफनिंग एजेंट, कब उपयोग करते हैं? देखिए, सिंथेटिक कपड़े में स्टिफनिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। खास करके जो सूती का कपड़ा होता है, सूती की साड़ी होती है, वो अक्सर एक दो बार पहनने के बाद पहनने योग्य नहीं रहता है, वापिस इसमें कलफ देना पड़ता है, स्टार्च देना पड़ता है, उसके बाद ही पहन करके आप कहीं बाहर जा सकते हो। यूँ तो घर में टूड़े मुड़े कपड़े कभी कैसे भी पहनते हैं, लेकिन अगर आप ऑफिस जा रहे हो, आप बाजार जा रहे हो, आप किसी फंक्शन में जा रहे हो, तो उनके कपड़े जो कॉटन के कपड़े हैं, खादी के कपड़े हैं, उनमें कड़कपन लाने के लिए, कड़ा करने के लिए उन वस्त्रों को, ताकि वो सुंदर दिखें, आकर्षक दिखें, नवीन दिखें। अभी मैंने बताया था ना आपको फिनिशेज, तो फिनिशेज में ही एक आता है ये स्टार्च दे करके कड़ा करना, कलफ दे करके कड़ा करना, माड़ दे करके कड़ा करना। हम लोग घरों में चावल का माड़ का यूज करते थे अपने दुपट्टा में, साड़ी में डालने के लिए, आज भी यूज करते हैं। चावल पकाते हैं, उसका जो माड़ निकलता है, उस माड़ से हम कपड़े को धोने के बाद उस माड़ में डाल देते हैं और फिर कपड़े को सुखा देते हैं। ऐसे तो आजकल मार्केट में स्टार्च बनाए मिलता है, पर हम तो अपने जब हम खाना पकाते हैं और पकाते थे तब पर हमारी जो सूती साड़ियाँ होती थी, हम और हैं उनको, हम तो घर के बने हुए जो माड़ होते हैं उन्हीं से हम आज भी कलफ का काम करते हैं और स्टार्च देने का काम करते हैं। तो एक कड़कपन देने वाला जो पदार्थ है उसको हम कहते हैं स्टिफनिंग एजेंट। इसके बाद आता है साबुनीकरण, सेपोनिफिकेशन। साबुनीकरण, सैपोनिफिकेशन, इसको एक टर्म में कैसे करोगे डिफाइन, बताओ? आप लोग में से कोई एक तो बताओ, कैसे करोगे? क्या है साबुनीकरण, बताओ? वसा तथा, आपको नहीं पता सुन लो, वसा तथा क्षार द्वारा साबुन तैयार करना, साबुन का निर्माण करना। ये कहलाता है सैपोनिफिकेशन। समझ गए बेटे बात में? कोई दिक्कत आई नहीं ना? वसा और क्षार, वसा में कोई सा भी चीज़, ये मैं साबुन बनाने की विधि बताऊंगी तब आपको सिखा दूंगी। तो उसमें नारियल का तेल लेते हैं, या महुआ का तेल है, या तिल का तेल है, तो ये वसा हुआ। और क्षार पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या वॉशिंग सोडा, उसको उसमें मिलाते हैं। तो उसके बाद साबुन बनाने की जो प्रक्रिया होती है, वसा और क्षार के द्वारा, उसको हम साबुनीकरण कहते हैं। जब हम साबुन बनाने की प्रक्रिया बताएंगे कि साबुन कैसे बनाए जाते हैं, ठंडी विधि से कैसे बनाओगे, गर्म विधि से कैसे बनाओगे, और ऐसे भी 12वीं में आप लोग पढ़े होंगे प्रैक्टिकल में, और बनाए भी होंगे अपने लेबोरेटरी में। आपकी मैडम सिखाई होंगी कि साबुन कैसे बनाया जाता है, घर पर आप साबुन कैसे बनाते हो, घर पर डिटर्जेंट आप कैसे बनाओगे। तो साबुनीकरण है वसा और क्षार द्वारा साबुन का निर्माण करने की प्रक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। इसके बाद आता है ड्राई क्लीनिंग। सब जानते हो आप लोग, भले आप उसको डिफाइन ना कर पाओ। ड्राई क्लीनिंग क्या है? ड्राई क्लीनिंग कोई छात्रा बताओ, व्हाट इज ड्राई क्लीनिंग? ड्राई क्लीनिंग है वस्त्रों को बिना साबुन पानी की सहायता से वसा घोलक द्वारा घोलना। वस्त्र को बिना साबुन पानी की सहायता से केवल वसा घोलकों द्वारा धुलाई करना, यह है ड्राई क्लीनिंग। अभी मैंने आपको बताया, रेशमी वस्त्रों को, ऊनी वस्त्रों को, जो महंगे वस्त्र होते हैं, उनको अगर हम पानी और साबुन से धोते हैं तो उनका रंग, उनका आकर्षण, उनकी चमक
खत्म हो जाती है। चाहे कितना ही महंगा रेशमी वस्त्र हो, क्षार और पानी के संपर्क में आकर के वो अपना चमक को खो देता है। इसीलिए उसको हम ड्राई क्लीनिंग करवाते हैं। उन्हीं वस्त्रों को भी हम ड्राई क्लीनिंग कराते हैं। महंगे वस्त्रों को भी हम ड्राई क्लीनिंग कराते हैं। जेंट्स के कोट, जेंट्स के सूट, अपनी महंगी लहंगे, अपनी महंगी सिल्क की साड़ियाँ सब हम ड्राई क्लीनिंग कराते हैं। क्योंकि अगर उसको हम साबुन और पानी से धोएंगे तो उसकी चमक, और इवन जो जरीदार कपड़े हैं जिसमें जड़ी लगे हुए हैं, बनारसी साड़ियाँ, उसको अगर आप घर में धोओगे तो वो बेकार हो जाएंगे। महंगी भले हो, कीमती भले हो, सुंदर कितनी भी क्यों नहीं हो, अगर उसको आप घर में 2-4 बार भी पानी से धो दिया, साबुन से धो दिया, तो उसकी जो सौंदर्य है, उसका जो आकर्षण है, उसकी जो वैभवशालीनता है, वो सब खत्म हो जाएगा। इसलिए उसको ड्राई क्लीनिंग कराते हैं। ड्राई क्लीनिंग, शुष्क धुलाई, जिसको हिंदी वाली छात्राएं समझे, शुष्क धुलाई, सूखी धुलाई, वसा घोलक के द्वारा। तो किसके द्वारा? पेट्रोल से उसको साफ करते हैं, बेंजीन से उसकी गंदगी को छुड़ाते हैं, एवं कैरोसिन से भी उसकी गंदगी को छुड़ाते हैं। हम तो घर में कैरोसिन से ही गंदगी को छुड़ा लेते हैं, पेट्रोल से गंदगी को छुड़ा करके फिर अपने घर में रख लेते हैं। क्योंकि मान लो थोड़ी सी गंदगी लगी है, पूरे मार्केट दो तो ड्राई क्लीनिंग में पैसे भी खूब लगते हैं, आपको पता है। 50 रुपये, 60 रुपये छोटे से कपड़े के ले लेते हैं। एक ऊनी आप चादर धुलवाने जाओ, ऊनी शॉल धुलवाने जाओ तो 100 150 रुपये लेते हैं। तो जब गंदा जहाँ पर हो जाता है वहाँ पर आप बेंजीन से या पेट्रोल से, पेट्रोल तो अब हालांकि महंगा हो गया है, तो दुकान वाले कौन से आपको सस्ते में करेंगे? वो भी तो आपके सस्ते में नहीं करके देंगे ना, वो भी तो आपको अपना पैसा निकालेंगे। तो ड्राई क्लीनिंग के द्वारा हम वस्त्रों को साफ करते हैं। जो वस्त्र हमारे जड़ी वाले होते हैं, सोने चांदी के तारों से जड़ी होते हैं, या रेशमी वस्त्र होते हैं, ऊनी वस्त्र होते हैं, उनको हम ड्राई क्लीनिंग कराते हैं। समझ आ गया ड्राई क्लीनिंग आपको? इसके बाद अग्निशमन सूट, फायर फाइटिंग सूट, एक टर्म और टेक्सटाइल टर्मिनोलॉजी में, फायर फाइटिंग सूट, अग्नि समन सूट या वस्त्र। जो वस्त्र आग से न जले वही तो अग्निशमन। अग्नि मतलब आग, आपको पता है। समन मतलब बुझाना। शमन मतलब क्या होता है? शमन, बुझाना। और सूट आप जानते हो, वस्त्र। तो आप आए दिन देखते हो ना, फैक्ट्री में आग लग गई या मकान में आग लग गई या कहीं आग लग गई, तो उसको बुझाने के लिए कर्मचारी जाते हैं। तो उनके वस्त्र कैसे होते हैं? फायर फाइटिंग होते हैं। फायर फाइटिंग होते हैं, जो आग से नहीं जलते हैं। तो जो आग से जो वस्त्र ना जले उसको फायर फाइटिंग सूट बोलते हैं। जो वस्त्र आग से ना जले, आग के द्वारा उसका कोई प्रभाव ना पड़े, वो ऐसा वस्त्र फायर फाइटिंग सूट कहलाता है। समझ गए? इसके बाद आता है वार्प। ये मैं बहुत बार समझा चुकी हूँ, बार बार नहीं समझाऊंगी, लेकिन एक बार फिर वापस में समझा देती हूँ। वार्प, ताना, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको वार्प। बाना, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको वेफ्ट। दोनों छात्राएं सुन समझे? ताना कौन सा है? ताना वो चीज है जो वस्त्र की लंबाई में ली जाती है बुनाई के लिए। लंबवत धागा, बुनाई हेतु प्रयोग किया जाना वाला लंबवत धागा, लंबाई से जो धागे काम में लेते हैं वो ताना कहलाता है। और जो चौड़ाई से लेते हैं, इधर से की ओर जो बुने जाता है, वे बाना कहलाता है। इसको कहते हैं बाना, इसको कहते हैं ताना। समझ गए? जो चौड़ाई की ओर जा रहा है, अनुप्रस्थ की ओर जा रहा है, और जो लंबाई की ओर आ रहा है उसको ताना, चौड़ाई में जो जा रहा है सो कहलाता है बाना। अब मैं अपनी आज का क्लास में यही समाप्त करती हूँ। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जाने के दो बेटा इजाज़त। थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको कोई भी चीज़ पूछना हो, कमेंट बॉक्स में जा करके आप ज़रूर पूछें, मैं आपका प्रश्नों का ज़रूर जवाब दूंगी। थैंक यू। फिर मिलते हैं। बाय बाय। तब तक आप तैयारी करें टीजीटी की, पीजीटी की, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन की, ताकि आप अच्छा करें। थैंक यू। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम।